Good morning, beta. Am I audible? ओके तो ये लास्ट के जो दो क्वेश्चन गिवन थे वो हो गए थे, सेवेंथ और एट्थ। वेल, तो एक बार मैं इसको डिस्कस भी कर देता हूँ। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो। एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल वन वन ओवर एल एन टी डी टी अंडर द लिमिट एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब। एक्स इज गिवन एज पॉजिटिव। वी नीड टू शो दैट इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गिवन फंक्शन का को लिखेंगे। मान लो एफ एक्स है या वाई है, जो भी है इसको बोलो। ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब एंड डी टी ओवर एल एन ऑफ टी। और एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे तो लीबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होगा। अपर लिमिट रिप्लेस होगा इंटीग्रैंड फंक्शन में, तो वन ओवर एल एन ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री एक्स स्क्वायर ओवर एल एन ऑफ एक्स क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे और उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स ओवर एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो वर्चुअली इट इज एल एन एक्स क्यूब का थ्री प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से बाहर आएगा, थ्री कैंसिल होकर के आएगा एक्स स्क्वायर ओवर एल एन एक्स माइनस टू एक्स अपॉन टू एल एन एक्स, एक्स ओवर एल एन एक्स। So finally it is x into x minus 1 upon ln x. अब इसका जो साइंस स्कीम है देखो, तो न्यूमरेटर का साइंस स्कीम तो वेविकर मेथड से पता चल जाएगा। डिनोमिनेटर हमें ऑलरेडी पता है कि ये डिनोमिनेटर की क्वांटिटी नेगेटिव है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, एंड ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव है व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to infinity. आई होप इट इज वेरी क्लियर। और इस पूरे फंक्शन का जो डोमेन है वो एक्स पॉजिटिव ही होना चाहिए, राइट। तो जीरो के लेफ्ट में तो हम बात ही नहीं करेंगे, जीरो के राइट वर्ड बात करेंगे। न्यूमरेटर का साइंस स्कीम वेविकर मेथड से अगर ऑब्जर्व करो तो ये है तुम्हारा जीरो, ये वन, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। इट इज फॉर एक्स इंटू एक्स माइनस वन, this quantity. So this quantity, the sign of this quantity is very clear that when x is greater than 1 positive and negative when x lies 0 to 1, less than 0 I don't talk about it because that is not in the domain of this function. So finally अगर मैं x को 0 से 1 एनालाइज करता हूँ तो 0 से 1 में हम क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो नेगेटिव, तो नेगेटिव बाई नेगेटिव इज पॉजिटिव। अगर हम x 1 टू इन्फिनिटी एनालाइज कर रहे हैं तो न्यूमरेटर इज अगेन, numerator is positive and denominator is also positive, therefore derivative is positive. At x equal to 1 function is not defined, derivative is also not defined. तो बेसिकली वन जो है एक आइसोलेटेड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। आप अगर इसका वर्चुअली इस फंक्शन की लिमिट लेंगे वन प्लस और वन माइनस पर, तो आपको मिलेगा कि लिमिट दोनों सेम आएगी। और ये फंक्शन क्लियर कट दिख रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन से इंटरवल में? तो आप लिख दो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinity एक्सेप्ट 1। और इसका जो ग्राफ होगा वो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा दिखेगा।
अगर इसका y को टू 1 पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जीरो पर इसकी लिमिट लेंगे तो लिमिट 1 आ जाएगी, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से ऐसा होगा और यहाँ पर ये अनडिफाइंड होगा और इसके बाद फिर ऐसे इंक्रीज करते जाएगा ऐसे। तो रफली ये ग्राफ इसका इस तरह से दिखेगा, ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बट अभी इसका हम कर्व ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह अच्छे से कर लेने के बाद आपको सोचेंगे। गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम थी। बोला गया फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड सो is monotonically decreasing for all x real without any critical point. So in order that a function is strictly decreasing, this function is strictly decreasing for entire number line without any critical point. तो इसका डेरिवेटिव जो होना चाहिए एफ डैश एक्स जो होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, नो स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो होना चाहिए, strictly less than 0 for x belongs to real. अब ऑब्वियस सी बात है कि डेरिवेटिव फाइंड करो, एफ डैश एक्स लिखो तो क्या लिखोगे, तो एफ डैश एक्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो आएगा 2 cos 2x प्लस 8 टाइम्स b प्लस 2 साइन x एंड माइनस x का डेरिवेटिव 1 तो आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 6. This has to be less than 0 for all x real. तो हमें पता करना है कि b की किस रेंज ऑफ वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। लेस देन 0 इक्वालिटी अगर हुई, अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 मतलब क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप अगर देखो तो ये साइन एक्स है, इस फर्स्ट टर्म को भी साइन में कन्वर्ट कर लो, कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, करिए। तो फर्स्ट को साइन में कन्वर्ट किया तो आया 2 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 इंटू बी प्लस 2 साइन एक्स, अभी ऐसे रहने दो, और माइनस जो एक्सप्रेशन है ऐसे रहने दो, 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 6 लेस देन 0 फॉर एंटायर नंबर लाइन। अब इसके बाद इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो तो ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, -4 टाइम साइन स्क्वायर एक्स है देखो, और -4 साइन एक्स यहां से भी कॉमन मिल सकता है, मतलब -4 तो कॉमन मुझे हर जगह से मिल रहा है। देखो ये +2 और ये -6 करेंगे तो -4 आएगा वो भी, तो हमने बोला कि लेट्स टेक -4 कॉमन थ्रू आउट, -4 फैक्टर लिया तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से -4 गया तो -2 टाइम्स b प्लस 2 साइन एक्स, एंड फ्रॉम द लास्ट टर्म आई विल गेट -4b स्क्वायर है, -16b है और -4 है, ये +2 और -6 से -4, तो -4 बाहर गया तो क्या है
बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1, इट इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। मतलब आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में प्रॉब्लम को चेज करना है। अब इसके बाद आप फटाफट कर जाओ, जिनका भी नहीं हुआ है जल्दी करो। एक तो दिख रहा है कि -4 से डिवाइड करो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। दूसरी बात ये भी दिख रहा है कि ये देखो, ये इसका स्क्वायर कंप्लीट किया जा सकता है। तो लेट मी डिवाइड बाय -4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स b प्लस 2 इंटू साइन एक्स। तो साइन एक्स माइनस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर बन सकता है। उसके लिए मुझे बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 चाहिए। तो यहाँ प्लस 4 बनाने के लिए 3 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 इज ग्रेटर देन, क्योंकि -4 से डिवाइड किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। और यहाँ पर मेरा +1 था, मैंने +4 किया, तो यहाँ भी राइट साइड में भी 3 ऐड करेंगे। दिस इज ग्रेट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। एग्रीड? नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस एक्सप्रेशन बिकम कंप्लीट स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस बी -2 का होल स्क्वायर या -b प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या √3 का होल स्क्वायर। अब या तो आप इधर लेकर के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, या दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट दोनों साइड लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट ऑफ दिस, और यहाँ पर भी आ जाएगा रूट ऑफ दिस। अब आप अप्लाई करो √x² इज मॉड x। तो देयरफॉर यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस b माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू √3। और अब हमें क्या चाहिए? तो हमें तो b चाहिए ना। तो हमने इसको ऐसा इंटरप्रेट किया कि b प्लस 2 का डिस्टेंस साइन x से इतना है, दिस या इससे ज्यादा है। तो हम यहां से फाइनली बोले दैट इज b प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? तो b प्लस 2 लाइज बिटवीन या दो केसेस होंगे, सॉरी लाइज बिटवीन नहीं होगा, ग्रेटर होगा ना। शुड आई रिकॉल? b प्लस 2 साइन एक्स प्लस √3 से बड़ा होगा, आइदर b प्लस 2 इज लेस देन इक्वालिटी नहीं होगी साइन एक्स माइनस √3 और b प्लस 2 इज ग्रेटर देन साइन एक्स प्लस √3। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? क्रिटिकल पॉइंट नहीं चाहिए, इसलिए इक्वालिटी नहीं चाहिए, तो यहां पर ये इक्वालिटी हटा दो हर एक जगह से। एंड देयरफॉर कंक्लूड एंड गेट द आंसर। साइन एक्स माइनस √3 से b प्लस 2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है क्या कि साइन एक्स की लीस्ट वैल्यू यहां डालेंगे तो उससे भी छोटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन से आएगा कि b प्लस 2 की वैल्यू लेस देन -1 माइनस √3 होनी चाहिए, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि b प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 प्लस √3 होनी चाहिए। एंड फाइनली द आंसर इज b की वैल्यू क्या आ रही है? 2 को उधर ले जाएंगे, आइदर b इज लेस देन -3 माइनस √3 और b इज ग्रेटर देन √3 -1। तो फाइनल आंसर आया कि b बिलोंग्स टू -∞ टू माइनस ऑफ 3 प्लस √3 ओपन यूनियन √3 -1 to infinity. This is the answer.
व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट? हाँ रिया, आप क्या बोल रहे थे? कैसे सॉल्व करने की बात कर रहे हो बताओ? जस्ट अ मिनट, आई एम अलाउइंग यू टू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक आउट. हाँ रिया बोलो बेटा. सर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट लेके सॉल्व कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट साइन। लेके मतलब आप क्या अप्लाई करेंगे कि फॉर रियल रूट द डेरिवेटिव इज डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना बेटा, ये तो इनइक्वालिटी है ना. साइन एक्स में एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. इनइक्वालिटी में दो रूट होते हैं. जैसे मान लो साइन एक्स को अगर आप वाई ले लो तो वाई में एक क्वाड्रेटिक है और इसके दो रूट है अल्फा एंड बीटा, तो आप लिखेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो आप ऐसा लिखेंगे कि वाई वेविकर मेथड वाई माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा फैक्टर करके और उसको वेविकर से सॉल्व करेंगे, वहां से आंसर आएगा. लेकिन वहां एक ट्रबल है. ट्रबल ये है कि वाई साइन एक्स को आप वाई ले रहे हो और वाई जो है साइन एक्स जो है एक बाउंडेड फंक्शन है -1 to 1. जबकि ऑर्डिनरी इनइक्वालिटी आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा रूट कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं. यहाँ पर साइन एक्स के रूट जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करने चाहिए. तो अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाले मेथड से सॉल्व करोगे कि इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए फॉर इंटायर नंबर लाइन, तो उसके लिए आपको लोकेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जो काफी लेंदी हो जाएगा. ओके सर. ये ऐसा समझो ऐसे कि ये इन्वर्टेड पैराबोला आएगा ऐसा. तो अब आप बोलोगे कि रूट, तो ये एक रूट बीटा आ गया मान लो, एक रूट अल्फा. तो पूरे एक्स नंबर लाइन पर अगर ऐसा होना है ग्राफ, ये पूरा क्वाड्रेटिक इस तरह से होना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यहाँ कि एक रूट यहाँ होना चाहिए, एक रूट यहाँ ऐसा. तो वो उस कंडीशन में कि एक रूट बीटा से बड़ा होना चाहिए और एक रूट मतलब -1, साइन एक्स है -1 एंड 1, तो या तो -1 यहाँ आ जाए या तो -1 to 1 इधर आ जाए. तो वो थोड़ा सा ट्रबल होगा. दोनों रूट 1 को एक्सीड कर जाए या दोनों रूट -1 से छोटे हो जाए, तो वो सब कंडीशंस लगाना वो अननेसेसरी ट्रबल को इनवाइट करने जैसा होगा. इसलिए हमने वो सब कुछ भी नहीं किया, स्ट्रेट अवे जो नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स से प्रोसीड किया. ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट अदर पार्ट्स. जैसे नॉर्मली अगर मैं ऐसा आपसे पूछूं कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, it is less than 0 for all x belonging to -1 to 1, तो आप क्या लिखते हो? क्योंकि जो आपका इक्वेशन है वो ऐसा ही होगा ना. साइन एक्स को अगर आप x ज्यूम कर लो तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और वो आप चाहते हो <0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1. क्यों? क्योंकि जिसको आप x से ज्यूम कर रहे हो वो तो साइन x है, और साइन x हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है. तो इसकी कंडीशन क्या होगी? तो इसका मतलब है कि हम एक क्वाड्र मान लो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखो तो नेगेटिव है, तो हम चाहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इन्वर्टेड पैराबोला के फॉर्म में है, और आप चाहते हो कि उसकी वैल्यूज नेगेटिव हो -1 से 1 में. तो नेगेटिव कहाँ है? आउटसाइड ऑफ द रूट है. एक अल्फा एक बीटा दो रूट है, और इसके अंदर में वैल्यूज पॉजिटिव है क्योंकि इन्वर्टेड है, और इसके बाहर में वैल्यूज नेगेटिव है. इसको हमने जो प्लॉट किया था, यहां पर हम एक्स प्लॉट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं, मतलब एफ एक्स प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्सिस के अलावा. हम एफ एक्स नेगेटिव चाहते हैं, लेकिन किस एक्स के लिए? तो -1 से 1 के लिए. तो भाई या तो -1 to 1 इंटरवल यहां आ जाए, तो आप देखोगे इस पूरे इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट नेगेटिव आएगा,
या तो -1 से 1 इंटरवल यहाँ आ जाए। इससे दो कंडीशन आएगी। केस 1 ये आएगा कि जो बड़ा वाला रूट है, मतलब बोथ रूट, ऐसे लिखो, बोथ रूट आर ग्रेटर देन 1, और उसमें दूसरा केस आएगा केस 2, बोथ रूट आर स्मॉलर देन -1। तो ये दोनों केस की कंडीशन करनी पड़ेगी। और आप याद करो, दोनों रूट, किसी भी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट 1 से बड़े हैं तो उसकी कंडीशन, लोकेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट होता था, किसी भी नंबर से रूट एक्सीड कर रहे हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव का केस है, तो वो आप निकाल सकते हैं, ऐसे वाले केस की कंडीशन निकाल सकते हैं। लेकिन सोचो कितना इन्वॉल्वमेंट है। पहले तो 1 को एक्सीड कर रहे हैं, तो 1 पर वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे f1 लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता है ना। और उसके साथ साथ एक और कंडीशन आएगी कि जो वर्टेक्स है वो राइट में लाई करना चाहिए, तो -b/2a इज ग्रेटर देन 1। तो ये तीन कंडीशन को लेके उसका इंटरसेक्शन लेकर के फिर आपको एक केस आएगा। इसी तरह से दूसरे केस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैंने बताया आपको कि काफी इन्वॉल्वमेंट होगा, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। आपने देखा एक स्टेप में सॉल्व हो गया। नाउ ये आंसर था, डन। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस। तो मोनोटोनिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग रिगरसली क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो हम वो सारी प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 टेकअप करने जा रहे हैं। फटाफट लिखते जाइए आप, क्योंकि इसके बाद समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लिखते जाइए, आपके नोट में सारा कुछ होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि बाय डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन वी हैव अंडरस्टूड that whenever you apply an increasing function, the sign of inequality does not change. So first property, that the application of increasing function, the sign of inequality does not change. इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ग्राफिकली अगर देखो, साथ के साथ में पैरेलल उसका ग्राफ भी देखते जाएंगे और वहां से इस बात को समझते भी जाएंगे कि whenever we have some increasing function, अब वो चाहे किसी भी तरीके से इंक्रीज कर रहा हो, मान लो ये इनपुट जो है वो a है और ये b है, तो हम क्लियर कट ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वैल्यू कंटिन्यूसली राइज कर रही है। तो इफ a इज ग्रेटर देन b, this implies f of a will be less than f of b. A is less than b, fa is less than fb. Larger the input, larger the output, and this is applicable, vice versa applicable है। Whereas अगर यही फंक्शन, ये कब हुआ? जब fx इंक्रीजिंग है, और जब fx डिक्रीजिंग है तब क्या होगा? तो a लेस देन b विल इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाई f ऑफ a ग्रेटर देन fb। वो कब होगा? जब फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो उसका डायग्राम भी बना करके यहीं पर ड्रॉ कर दो कि अगर कोई फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है तो वहां पर अगर a b से छोटा है तो स्मॉलर इनपुट a का आउटपुट बड़ा है एज कंपेयर टू लार्जर इनपुट। तो ये f ऑफ a है और ये f ऑफ b है। यहाँ पर f ऑफ a देखो लेस था और यहाँ पर f ऑफ b। तो ये दोनों बातें बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही है, ये तो आप कितनी बार आप यूज कर चुके हो। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। सेकंड पॉइंट, if fx is continuous and increasing function for all x belongs to ab, then range of function is fa to fb. Whereas if fx is continuous and decreasing function for all x belongs to ab, then range will be fb to fa. ये एग्जैक्टली फर्स्ट प्रॉपर्टी का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो इसका प्रूफ साथ के साथ में एक लाइन में वहीं पर मेंशन कर दो।
हो गया, सिंपल सा था बेटा, इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं कि अगर हम बोलते हैं a लेस देन एक्स लेस देन बी एंड एफ एक्स इंक्रीजिंग, एफ एक्स ऑपरेट करेंगे तो एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ बी, इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई, एंड देयरफॉर रेंज ऑफ एफ जो है वो हो गया एफ ए टू एफ बी, एंड सिमिलरली यू कैन गो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सीधे सीधे वही फर्स्ट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके आप रेंज डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है कि अब जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसा है, एक नोट, ठीक है, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम in the interval AB and then decreasing in the interval BC, then increasing in the interval CD, ऐसा कुछ है। मतलब फंक्शन का ग्राफ ऐसा ऐसा इंक्रीज करके फिर डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा यहाँ तक मान लो ये A है, ऐसा। तो ऐसे केस में भी हम रेंज निकाल सकते हैं ना। अब रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करते जाओ, तो एक तो आया एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या, फर्स्ट वाले से आ गया एफ ए से एफ बी, और बीसी में डिक्रीज कर रहा है, तो एफ बी पर वैल्यू मैक्स होगी और सी पर मिनिमम होगी, यूनियन एफ ऑफ सी टू एफ ऑफ बी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप अंडरस्टूड है कि आप इसको मेकआउट कर रहे होंगे। थर्ड, सी से डी, ए बी सी डी, अब इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, तो एफ सी मिनिमम एफ डी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो यूनियन एफ सी से एफ डी। अब हम ये सभी का यूनियन लेंगे तो रेंज आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फंक्शन नॉन मोनोटॉनिक है और उसकी रेंज निकालनी होगी तो हम पहले उसको इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटीज में ब्रेक करेंगे और हर एक मोनोटॉनिक इंटरवल की सेपरेटली रेंज निकालेंगे और फिर सारी रेंजेस का यूनियन लेंगे। तो ये आप कहीं करके लिख दो, देयरफॉर लिखो यहां पर, टू फाइंड रेंज ऑफ नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन, रेंज ऑफ नॉन मोनोटॉनिक फंक्शंस, we obtain the interval of monotonicities, intervals of monotonicity and thereafter find the range R1, R2, R3 corresponding to each interval of monotonicity. से I1, I2, I3, मान लो एक इंटरवल I1 था, दूसरा I2 था, तीसरा I3 था, एंड सो ऑन। आफ्टर गेटिंग थ्रू दीज, जब आपने सारे मोनोटोनिक इंटरवल के अलग अलग रेंजेस फाइंड कर ली, तो लास्ट स्टेप क्या होगा, 10। द रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज R1 यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन एंड सो ऑन। So the union of all these ranges will finally get you the range of function. So I hope this makes very clear that how to determine the range of function for any function, whether it is monotonic or non-monotonic. अब जैसे मैं कुछ केसेस बताऊंगा और उन केसेस के कॉरस्पॉन्डिंग आप आंसर करेंगे। एक केस है, एफ एक्स इज
increasing function from the interval closed a to alpha and then decreases from alpha to b, and given that fx is continuous, find the range of fx. Write the range of fx for the interval a to b. तो इस सिचुएशन को अगर आप ज्योमेट्रिकली एनालाइज करो, देखो, और एनालिटिकली भी देखो, ऐसा कुछ नहीं, ज्योमेट्रिकली और एनालिटिकली दोनों देखो, ए से अल्फा में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ए पर वैल्यू मिनिमम होगी और अल्फा पर मैक्सिमम होगी। तो ए से अल्फा इंक्रीज करते हुए ग्राफ बना दो ऐसे कुछ भी। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू अल्फा, और अल्फा से बी फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मान लो ऐसे डिक्रीज कर गई। अब हमें नहीं पता है कि डिक्रीज करके वो कहां तक जा रही है। One thing is very clear that the value at alpha, if the function is continuous, the value at alpha is the greatest value. मानते हो कि नहीं मानते? बोलो। अरे हाँ ना, ठीक है ना। तो हमने बोला कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, तो रेंज ऑफ फंक्शन होगा फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम समथिंग टू एफ अल्फा। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये डिटरमिन करने वाली बात है। तो मिनिमम वैल्यू ए वाली वैल्यू भी हो सकती है और बी वाली भी वैल्यू हो सकती है। हम इसको तो जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तो हम बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहां से इंक्रीज करते हुए गया तो कितना इंक्रीज किया था, और डिक्रीज करते हुए कितना रैपिड या कितना स्लो डिक्रीज करके आया कि इस वैल्यू के को एक्सीड करके और नीचे चला गया, या इसकी वैल्यू अभी भी एफ ए से बड़ी रह गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ए को और किसको, एफ बी को कंपेयर करना पड़ेगा। इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वही लोअर लिमिट होगी। मिनिमम ऑफ एफ ए कॉमा एफ बी टू अल्फा। यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ए लेस देन एक्स लेस देन अल्फा, then fa less than equal to fx less than f alpha, and when alpha less than x less than b, कंटिन्यूअस फंक्शन है, fx डिक्रीजिंग है, दूसरे हाफ में fx डिक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, f अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू fx ग्रेटर देन इक्वल टू fb। तो यहां से आया एक रेंज आई एफ ए टू एफ अल्फा, एक इंटरवल तो ये है, और ये एंड नहीं लिखना चाहिए, टेक्निकली और लिखना चाहिए, और मतलब यूनियन। यहां पर मिनिमम वैल्यू एफ बी है और मैक्सिमम एफ अल्फा है। अब ये दोनों इंटरवल्स का हमें क्या लेना है, यूनियन। तो मैक्स वैल्यू तो एफ अल्फा अनडाउटेडली क्लियर दिख रही है यहां से, मिनिमम में ये दोनों में जो छोटा होगा वो टेकअप हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा। अब अगले पार्ट का आंसर, मतलब इसके दो केस होंगे। एक केस तो ये है जो अभी डायग्राम आप देख रहे हो, एक केस में चेंज करके डायग्राम ऐसे बना दूं अगर, है ना, केस टू। केस टू का रेंज क्या होगा केस वन का, तो ऑब्वियसली यहां से केस वन में क्या आएगा और केस टू में क्या आएगा। केस वन की बात करो तो रेंज आएगी क्या, एफ बी बड़ा है और एफ ए छोटा है, तो एफ ए टू एफ अल्फा आ जाएगा रेंज। बट दूसरे केस में, केस टू की बात करें अगर हम, केस टू डायग्राम के पर बात हो रही है सारी, तो यहां आ जाएगा मिनिमम वैल्यू एफ बी है और मैक्सिमम एफ अल्फा है, तो एफ बी टू एफ अल्फा रेंज आ जाएगी।
सो आई होप हर एक बच्चे को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है तो यस टाइप करो, क्योंकि रेंज निकालना बहुत ही कॉमन टास्क होगा, क्वेश्चन करते समय बहुत ही कॉमन टास्क होगा, बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा आपको। तो अगर सबको बात समझ में आ गई तो एक एक केस और मैं देता हूं और फटाफट उस केस का रिप्लाई कर दो। रिप्लाई सही है मतलब है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये केस है बेटा, इसका आंसर करो आप। गिवन दैट fx is strictly increasing in the interval a to alpha, strictly decreasing in the interval a to alpha and increasing from alpha to b, then write the range of this function। इस फंक्शन की रेंज लिखो, फटाफट डायग्राम छोटा सा बनाओ और तुरंत इसकी रेंज लिखो। 1 मिनट टाइम है आपके पास में। वेल डन, वेल डन। ये सारी बातें जब फंक्शन कंटिन्यूअस है। The range will be f alpha is the least value and maximum of fa comma fb will be the greatest value. क्यों? Because when function decreases in the first interval, so it will take the max value at fa, max value fa, and then it reduces its value to f alpha, and from this f alpha it start increasing and it goes up to fb. So it all depends whether fb is less than fa or greater than fa. If fb is smaller than fa, then the range will be f alpha to fa, and if fb is larger and fa is smaller, then f alpha to fb. तो रेंज इज f alpha to max of fa comma fb। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब मैं रेंज के दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब यहाँ भी वही बात आई, दो केसेस आएंगे। रेंज जो है f alpha to fa भी हो सकता है और f alpha to fb भी हो सकता है। कब होगा? ये होगा जब fa इज ग्रेटर देन fb और ये होगा जब fa इज स्मॉलर देन fb। तो कहाँ तक जाना है? लार्जर तक जाना है, जो बड़ा है वहां तक जाना है। कहाँ से? f अल्फा से। तो जैसे कि ये केस 1 था, तो ये केस 1 है, और ये केस 2 है जब ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कुछ हो गया, तो ये केस 2 का ग्राफ हो गया।
नाउ दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों की रेंज लिख के बताओ. फाइंड द रेंज ऑफ दीज टू क्वेश्चंस. फटाफट आंसर करिए. फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन फॉर इंडिकेटेड डोमेन. तो जो डोमेन डिस्क्राइब्ड है उस डोमेन में इन दोनों फंक्शन की रेंज बताओ. फर्स्ट का आंसर गलत नहीं बोल रहे हो? नो, फर्स्ट का आंसर गलत बोल रहे हो बेटा. तुम्हारा आंसर तब वैलिड होगा जब 0 पर x टू द पावर x 0 हो जाए. तो साहब यहाँ पर दो बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो ये है कि x की पावर x को अलग से देखो. अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आई विल जस्ट फोकस अपॉन द फंक्शन y इज इक्वल टू x की पावर x एंड y प्राइम कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों साइड लॉग लेंगे. वैसे आपको याद होगा
तो मैं उस फॉर्मेलिटी में नहीं जाता, डायरेक्ट लिख देता हूँ x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। फिर भी जिसको कोई ट्रबल होगा आप ln ऑफ y इज इक्वल टू x ln x लेंगे और इम्प्लिसिट फंक्शन वाले मेथड से डिफरेंशिएट कर देना। तो y प्राइम ओवर y is equal to 1 plus ln x, and therefore you arrive at this, and it is very clear that when x is positive this quantity is greater than इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x की पावर x इंटू लॉग ex। तो अगर ex की वैल्यू 1 है तो डेरिवेटिव 0 होगा, मतलब 1 बाई ई पर। तो यहाँ से हमें डेरिवेटिव की साइन स्कीम आ जाएगी दैट 0 टू 1 बाई ई डेरिवेटिव इज नेगेटिव एंड 1 बाई ई टू 1 डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। तो ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट हाफ में, इंक्रीजिंग सेकेंड हाफ में। लेट मी पुट इट लाइक दिस। इसका जरा ग्राफिकल पिक्चराइजेशन करते हैं कि कैसा होना चाहिए। तो 1 बाई ई पर मिनिमा होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। 1 बाई ई पर वैल्यू क्या होगी इसकी, x की पावर x की वैल्यू 1 बाई ई पर क्या होगी? तो 1 बाई ई की पावर 1 बाई ई रेस टू द पावर माइनस 1 बाई ई। और इधर ये डिक्रीज करते हुए आया होगा ऐसे, और इस पॉइंट के बाद ये इंक्रीज करते हुए जाएगा। अब 1 पर वैल्यू क्या है, तो ये तो हर एक को पता है कि 1 पर वैल्यू 1 है। जीरो पर लिमिट क्या होगी, तो इसकी 0 पर लिमिट आप निकाल चुके हो, log y की लिमिट निकाल लो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, x ln x की लिमिट निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ln x बाई 1 बाई एक्स की लिमिट निकाल लेते हैं। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, LH रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1 बाई एक्स और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा जो कि 0 आएगा। मतलब ये log y की लिमिट आई। ln y 0 है तो y 1 है, मतलब x की पावर x जो फंक्शन है इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 पर 1 होगी। अब ये याद रखना, ये बहुत यूज होगा, ये फंक्शन बहुत यूज होगा। यही जो 1 पर वैल्यू आ रही है उसी लिमिटिंग वैल्यू को वो 0 पर अटेन करेगा। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये फंक्शन का कैसा नेचर होगा। अब आपको बिलीव नहीं होता है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले करके कैलकुलेट करके देख सकते हो कि वैल्यू को 1 अपॉन ई, मतलब है कि 0 से 1 के बीच में रैंडम कुछ वैल्यू ले लो, तो आप देखोगे कि वैल्यू जो है जब जब 1 बाई ई की तरफ, 1 बाई ई मतलब 1 अपॉन 2.7, 1 अपॉन 2.7 मीन्स अराउंड 10 बाई 27। तो 10 बाई 27 के आसपास जब वैल्यू रहती है तो क्लोज जाती है, तब ये डिक्रीज करती है वैल्यू, और उसके बियॉन्ड जाते हो तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है। और मैक्सिमम वैल्यू इफ यू टेक 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 को ही अप्रोच करती है, मतलब वैल्यू 0.9, 0.99 ऐसा करके 1 को अप्रोच करेगी। तो ये वेरीफाइड है, बट वो इवेल्युएशन हमें करने की जरूरत नहीं, हम कैलकुलस से हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं बातों को। ठीक है, ये x की पावर x की रेंज समझ में आ गई भाई। तो रेंज ऑफ x की पावर x क्या आया, तो रेंज ऑफ y क्या आया, यहां से ये आया मिनिमम वैल्यू क्या है, e रेज टू द पावर माइनस 1 ओवर e से 1 क्लोज्ड, बोथ साइड क्लोज्ड, मतलब x की पावर x की रेंज आई। तो मैंने x की पावर x से लिख दिया, एंड देयरफॉर x की पावर x प्लस 1 कहाँ लाई करेगा, तो x की पावर x प्लस 1 ऐड कर देना, तो ये 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 1 बाई ई से 2 लाई करेगा।
लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेचुरल लॉग है, तो लॉग लेंगे तो हमारा आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 1/e से लेके हमारा फंक्शन एफ एक्स कहाँ तक वैल्यू लेगा, log 2 तक। तो पारस तुम्हारा आंसर ठीक था एक साइड में, एक इंटरवल का एक पार्ट, राइट हैंड साइड वाज ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाज ट्रबलसम। बात समझ में आ गई जी? तो किसी भी देखो लॉग तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो किसी भी फंक्शन पे लॉग लगाओगे और उसका रेंज पूछा जाए तो आप उस फंक्शन का रेंज निकाल लो बस। लॉग ऑफ दैट फंक्शन का रेंज नहीं निकाला जाता। एक्सपोनेंशियल लॉग मतलब मोनोटोनिक फंक्शन कंपोज करने पर रेंज भी डायरेक्टली अप्लाई होकर के निकल आएगी, इसलिए हम जो इनर कंपोजिट फंक्शन है, इनर कंपोनेंट जो है उसकी रेंज निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद कंपोज कर देते हैं लॉग, एक्सपोनेंट या कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन कंपोज कर सकते हैं। जब नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कंपोज हो रहा हो तो हम पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट पे जाओ। कोई डाउट है इस पूरे डिस्कशन में तो यू कैन आस्क। आई ट्राइड माई बेस्ट टू जस्ट लेट यू अंडरस्टैंड कि क्या है कैसे है, बट स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट दैट समथिंग रिमेन्स यू कैन आस्क इट अगेन। सबको क्लियर है जी? क्लियर है तो सेकंड पार्ट का आंसर कर दो। सेकेंड पार्ट तो सिंपल था। किसी का किसका इसका हो गया, जस्ट मुझे बताते रहो। यहां पर देखो ऑब्जर्वेबल बात यह है कि ये फंक्शन पहचाना हुआ लग रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फंक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज करो, रीराइट करो फंक्शन को, तो आएगा 3 प्लस रूट 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4। तो साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4। नाउ लेट अस ट्राई टू फिगर आउट कि इसकी रेंज क्या आएगी, राइट? एक्स के बारे में तो बता ही दिया गया, तो x माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू x यहां है, तो x माइनस पाई बाई 4 लाइज बिटवीन 0 टू पाई। And the sine function is not increasing throughout in this interval. You can see that 0 से पाई बाई 2 तक साइन इंक्रीज करता है और पाई बाई 2 से पाई तक साइन डिक्रीज करता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि 0 पर वैल्यू लीस्ट होगी और पाई बाई 2 पर वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी। तो हम यहां से बोलेंगे therefore 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2 और पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस पाई बाई 4 लेस देन पाई। साइन ऑपरेट करते हैं फर्स्ट में, तो साइन 0 इज 0, यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 2 इज 1, और दूसरे में भी वही आएगा 1 से 0, 1 यहाँ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये आ गया तुम्हारा कि ये जो क्वांटिटी है इसकी रेंज आ गई, इसमें रूट 2 मल्टीप्लाई कर देना और 3 ऐड कर देना, तो हमारा 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 की रेंज आ जाएगी। क्या आएगी? तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड करेंगे,
तो आ जाएगा 3 से लेके 3 + √2, और इसके बाद लॉग ऑपरेट कर देंगे, तो रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बिलोंग्स टू log of 3 natural log 3 to ln of 3 + √2. दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं बेटा, अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। सभी लोग कन्विंस्ड हो? ठीक है, अरे हाँ या ना फटाफट बोलो, कोई ट्रबल तो नहीं किसी को? सो लेट्स गो अहेड। अब कुछ पॉइंट है, फटाफट लिखते जाओ। एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देन k times fx is increasing if k is positive and k fx is decreasing if k is negative। means किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंक्रीजिंग आएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिक्रीजिंग आ जाएगा, और जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। प्रूफ बड़ा सिंपल है, डिफरेंशिएट करोगे के एफ एक्स को तो के टाइम्स एफ डैश आएगा, अगर के पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और के नेगेटिव है तो नेगेटिव डेरिवेटिव हो जाएगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरह से समेशन ऑफ 2 इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, समेशन ऑफ 2 डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। मतलब दो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उनको ऐड करके इंक्रीजिंग मिलेगा, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग विल बी इंक्रीजिंग। बट इसका उल्टा नहीं बोल सकते कि अगर दो फंक्शन का सम इंक्रीजिंग है तो वो दोनों फंक्शन अलग अलग इंक्रीजिंग होंगे, ये जरूरी नहीं। समझ रहे हो? मतलब अगर आपने बोला कि एफ एक्स, आपने किसी तरह से फाइंड किया कि एफ एक्स प्लस जी एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब आपने बोला कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स पॉजिटिव है। इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों पॉजिटिव है, दो नंबर का सम पॉजिटिव है तो हो सकता है कि जैसे मान लो ये हो जाए -3 और ये हो जाए 7 और ऐड करके पॉजिटिव आ जाए, और ये भी हो सकता है कि ये 3 है और ये 4 है और तो भी पॉजिटिव आ जाए, या ये 4 है ये -2 है तो भी पॉजिटिव आ जाए। तो हो सकता है कि दोनों इंक्रीजिंग हो, या हो सकता है एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग हो, लेकिन जो इंक्रीजिंग हो उसका रेट बड़ा हो, ज्यादा हो। हाँ, ये नहीं हो सकता कि दोनों डिक्रीजिंग हो। तो अगर दो फंक्शन के समेशन से जो फंक्शन आ रहा है अगर वो इंक्रीजिंग है तो दोनों डिक्रीजिंग नहीं हो सकते, बट दोनों इंक्रीजिंग हो ये गारंटीड नहीं है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये बात के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इंक्रीजिंग, दिस इंप्लाइज बोथ कांट बी डिक्रीजिंग, और सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सिर्फ क्या नहीं हो सकता, तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों अलग अलग डिक्रीजिंग फंक्शंस नहीं हो सकते, या तो दोनों इंक्रीजिंग होंगे या तो एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग होगा। सिमिलरली इफ एफ और जी दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उनका सम डिक्रीजिंग होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। सिमिलरली अगर एफ इंक्रीजिंग है और जी डिक्रीजिंग है तो एफ प्लस जी के बारे में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों का रेट न्यूमेरिकली क्या है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन का रेट ज्यादा है डिक्रीजिंग से तब इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा ऐड करके, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन का रेट कम है डिक्रीजिंग फंक्शन के रेट से तो डिक्रीजिंग आ जाएगा समेशन करने पर। लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, अगर इंक्रीजिंग में से डिक्रीजिंग को सब्ट्रैक्ट करो तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर gx डिक्रीजिंग है तो -gx इंक्रीजिंग हो जाएगा, और इंक्रीजिंग ऐड करके इंक्रीजिंग आएगा। f अगर डिक्रीजिंग है और g इंक्रीजिंग है
तो f माइनस जी हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो एक बार समझ लो और उसके बाद ऐसा नहीं कि इसको क्रैम करना है, ये दिमाग में सेट हो जाता है अपने आप। प्रैक्टिस करते करते आपको लगेगा कि ठीक है, इसके लिए हमें डेरिवेट करके देखने उखने की जरूरत नहीं है, आप डिसीजंस डायरेक्ट ले लोगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मोनोटोनिसिटी कैसे अफेक्ट करती है? ऐसे प्रोडक्ट की बात करो, अगर f और g दोनों पॉजिटिव है और दोनों इंक्रीजिंग है तो प्रोडक्ट इंक्रीजिंग होगा, और अगर f और g दोनों की वैल्यू नेगेटिव है और दोनों डिक्रीजिंग है तो भी प्रोडक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। प्रूफ भाई, y अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो y प्राइम क्या होगा? f इंटू जी डैश प्लस g इंटू एफ डैश। तो ऐसे केस में पहला केस लो, पहला दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों का डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। और एक केस और है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दोनों फंक्शन डिक्रीजिंग है और दोनों का वैल्यू भी नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव आएगा, यहां भी पॉजिटिव आएगा। हाँ, इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी है तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो ये दो केसेस में बिना इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्ट बोल सकते हैं, एंड अदरवाइज वी हैव टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो और दूसरी बात, कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर प्रोडक्ट इंक्रीजिंग है तो ये नहीं बोल सकते कि दोनों पॉजिटिव और दोनों इंक्रीजिंग होंगे या तो दोनों नेगेटिव दोनों डिक्रीजिंग होंगे, ये सब बातें नहीं बोल सकते। ऐसे ही आप अगर f इंक्रीजिंग है तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा डिक्रीजिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर दोनों फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूड हैं और f इंक्रीजिंग है और g डिक्रीजिंग है तो f बाई g फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इसको वेरीफाई करके देखो, इस बात को वेरीफाई करके देखो। तो वेरीफाई हो गया होगा ये। भाई क्वेश्चन रूल लगा दो, इसमें ज्यादा कुछ सोचने का क्या है। y प्राइम क्या होगा? तो g एफ डैश माइनस एफ जी डैश अपॉन जी स्क्वायर। सो f और g दोनों पॉजिटिव हैं तो मैंने लिखा पॉजिटिव इंटू f इंक्रीजिंग है तो f डैश पॉजिटिव माइनस f पॉजिटिव है, g डिक्रीजिंग है तो g डैश नेगेटिव है अपॉन स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव है। आप खुद देखो तो आएगा पॉजिटिव एंड माइनस माइनस प्लस प्लस पॉजिटिव
divided by positive, it is greater than 0 and therefore increasing function. तो ये सब सिंपल सी बातें हैं, इसमें नॉट अ बिग डील. Composition of two monotonically increasing or decreasing will be always increasing. मतलब अगर दो फंक्शन सेम मोनोटोनिसिटी के हैं तो उनका कंपोजिट फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा. तो यहां लिख दो इफ fx and gx of same monotonicity उस केस में f of gx will be increasing, and if fx and gx of opposite monotonicity उस केस में f compose gx will be a decreasing function. सिंपल है जी. यहां पर y प्राइम जो होगा वो f डैश g x इंटू जी डैश एक्स. तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस. लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि दोनों फंक्शंस का मोनोटोनिसिटी अलग अलग पॉइंट पर देखा जाएगा. जी का मोनोटोनिसिटी x पर ऑब्जर्व होगा और f का मोनोटोनिसिटी gx इनपुट पर ऑब्जर्व होगा. तो ये नहीं समझना कि एक ही पॉइंट पर दोनों का मोनोटोनिक नेचर देखना है. g का x पर और f का gx पर, वो दोनों मोनोटोनिसिटीज का साइन देखेंगे कि वो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दोनों का मोनोटोनिसिटी अगर सेम है रिस्पेक्टिवली एट देयर पॉइंट्स, तो हमेशा कंपोज्ड फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. और ये भी क्लियर है कि अगर एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाएगा. तो उस केस में आप डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर्म होगा, ये वाला हो जाएगा. तो आई थिंक कोई डाउट तो नहीं, सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं. ठीक है. तो अगर आप चाहेंगे तो इस पर स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी लिए जा सकते हैं, कंपोजिशन काफ़ी इस्तेमाल होगा. नहीं तो सीधे चलो क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल क्वेश्चन जो भी हो एक ही बात है. ये अपोजिट मोनोटोनिसिटी वाली बात भी आ गई. जैसे अगर मैंने बोला fx strictly increasing ab and gx is strictly increasing in fa to fb, then gof is strictly increasing in ab. क्यों? क्योंकि जब मैं gof x फंक्शन करूंगा y is equal to gof x, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला लिखो आप सीधे, ये यहां पर आ जाओ. तो y प्राइम क्या आएगा? y प्राइम आएगा g डैश ऑफ fx इंटू एफ डैश एक्स. तो g डैश एफ एक्स की बात करो. पहले तो gx को इनपुट क्या मिलेगा? तो अगर fx की रेंज देखो, fx इंक्रीजिंग है तो fx बिलोंग्स टू fa टू fb. इसका मतलब है कि जो g फंक्शन है, अगर fx को t मानो तो ये g ऑफ t है. तो हमें gx फंक्शन की मोनोटोनिसिटी t बिलोंगिंग टू fa टू fb देखना है. तो बोल रहे हैं fa से fb में g जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. और ये तो दिया ही हुआ पॉजिटिव है. तो फाइनल क्या आ गया? ग्रेटर देन 0. देयरफॉर y gof x इज इंक्रीजिंग. तो वही बात मैं बता रहा हूं कि जब हम f की मोनोटोनिसिटी देख रहे हैं तो ये इंटरवल लेंगे, लेकिन जब हम g की मोनोटोनिसिटी ले रहे हैं तो ये इंटरवल लेंगे. जैसे tan इनवर्स e की पावर x कैसा फंक्शन है? तो मैंने बोला e की पावर x पूरी नंबर लाइन पर इंक्रीज करता है,
और tan इनवर्स भी पूरी नंबर लाइन पर इंक्रीज करता है, तो दोनों थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, तब तो कोई ट्रबल ही नहीं है। इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग से कंपोज कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हम देख के बताएंगे, डेरिवेटिव लेके नहीं बताएंगे। डेरिवेटिव लेकर के तो बताया जा ही सकता है ना, हमेशा बताया सकता है। वाई प्राइम इसका लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप? तो आप लिखोगे वाई प्राइम इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। तो यहां से तो पता चल ही रहा है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बट वी नीड नॉट टू गो फॉर द डेरिवेटिव। सिर्फ नेचर ऑफ फंक्शन देख करके और प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको जजमेंट लेना है बिना पेन चलाए हुए। ऐसे कॉट इनवर्स लॉग एक्स बेस हाफ क्या होगा? तो अब मैं क्या देखूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि भाई लॉग एक्स बेस हाफ कैसा फंक्शन है? हाफ बेस है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन है? तो लॉग एक्स बेस हाफ की वैल्यू, लॉग की वैल्यू क्या होगी? तो ऑल रियल है। पूरी नंबर लाइन पर कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन है? ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग का डिक्रीजिंग से कंपोजिशन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो कॉट इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस हाफ कैसा फंक्शन होगा? तो इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। डेरिवेटिव करके वेरीफाई कर लेंगे, आंसर वहां से भी वही आ जाएगा। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? तो -1 log x बेस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1, और log x बेस हाफ का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो 1/x इंटू ln ऑफ हाफ, log x बेस e और log e बेस, तो ln ऑफ हाफ। अब आप देखो तो x तो पॉजिटिव ही है, ln हाफ नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव है, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आपने देखा कि मैंने ये सब कहानी करना अवॉइड कर लिया, डायरेक्टली प्रॉपर्टी से मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसा फंक्शन होगा। ऐसे कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स 0 से 1 इंटरवल में कैसा फंक्शन है? कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स 0 to 1 इंटरवल में कैसा फंक्शन है? तो अगर ए बी इंटरवल में एफ डिक्रीजिंग है तो एफ जब एक्स ए से बी वेरी करेगा तो एफ जो है वो एफ बी से एफ ए वेरी करेगा। अगर एफ इंक्रीजिंग है तो एफ ए से एफ बी वेरी करेगा। तो एफ ए से एफ बी जो इनपुट है वो किसको मिलेगा? वो इनपुट जी को मिलेगा। जी अगर एफ ए से एफ बी में डिक्रीजिंग है तो अपोजिट मोनोटोनिसिटी हो गई, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है वो कैसा फंक्शन होगा? तो मैंने देखा साइन इनवर्स 0 से 1 इंक्रीजिंग है और कॉस 0 से π/2, तो कॉस हमेशा डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग से कंपोज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जबकि अगर y प्राइम वाले मेथड से जाएंगे तो y प्राइम होगा 1/√, सॉरी कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√(1 - x²। तो ये आ जाएगा तुम्हारा -x/√1 + 1 - x²। x पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये डेरिवेटिव के बिना भी आप बता सकते थे, जो मैंने बता के दिखाया आपको। एंड लास्टली f स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ए बी इंटरवल में और g स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो फिर वही बात है, अपोजिट मोनोटोनिसिटी है। फिर बार बार मैं बता रहा हूं कि f का नेचर ए बी में देख रहे हैं और g का नेचर एफ ए टू एफ बी इंटरवल में देखेंगे, तो गॉफ जो है डिक्रीजिंग होगा क्योंकि अपोजिट मोनोटोनिसिटी का है। तो ln cot इनवर्स x कैसा फंक्शन होगा? तो cot इनवर्स हमेशा डिक्रीजिंग होता है, ln हमेशा इंक्रीजिंग होता है, अपोजिट मोनोटोनिसिटी है, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एंड लास्ट पॉइंट, अ फंक्शन and its inverse function have same monotonic nature। मतलब फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, सक्षम बेटा तुम्हारा स्क्रीन शेयर हो रहा है, वीडियो शेयर हो रहा है, पुट इट ऑफ। अ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन हैव सेम मोनोटोनिक नेचर। अगर f इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा, f डिक्रीजिंग है तो f इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा। इसका प्रूफ हम लोग पहले कर चुके हैं। देखो f ऑफ जी एक्स एक्स होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स 1 होगा, तो जी डैश एक्स रेसिप्रोकल ऑफ 1/f डैश।
मतलब रेसिप्रोकल ऑफ एफ डैश, तो एफ डैश और उसके रेसिप्रोकल का साइन सेम होगा, मतलब एफ इंक्रीजिंग तो जी इंक्रीजिंग, एफ डिक्रीजिंग तो जी डिक्रीजिंग। तो these are some properties of the monotonic function। तो कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन से डील करते समय आपको ये प्रॉपर्टीज एट ए टाइम दिमाग में रहनी चाहिए, बहुत ही क्लैरिटी के साथ में, अगर आप स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं तो। चलो जी आंसर करिए। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan of cos t decreases in the closed interval 0 to π/2। तो हम क्या बोलेंगे, cosine t is decreasing function in 0 to π/2 and takes values belonging to 0 to 1। ये π/2 ओपन होना चाहिए बेटा, where tan x is an increasing function for all x belongs to 0 to 1 because this 0 to 1 interval belongs to 0 to π/2, इसी का सबसेट है। तो फाइनली हमने बोला कि cos डिक्रीजिंग है और tan को जो इनपुट मिल रहा है उस इनपुट पर वो एक इंक्रीजिंग है, तो एक डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग से कंपोज कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स कैसा आ गया, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी बात को अदरवाइज करेंगे तो y प्राइम जाएंगे तो लिखेंगे तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर इंटू कॉस टी और माइनस साइन टी। अब सीकेंट स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर क्वांटिटी, और माइनस साइन टी 0 से π/2 में नेगेटिव आएगा, तो ये लेस देन 0 है। तो वहां से बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूटी को चेक कर लेंगे, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी। तो फॉर्चुनेटली 0 से π/2 में ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट का आंसर करो। e रेज टू द पावर साइन ऑफ cos x कैसा फंक्शन है, e रेज टू द पावर साइन ऑफ cos x। तो तीन फंक्शन कंपोज हो रहे हैं, cos, उसके ऊपर साइन, उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल। तो इसका मोनोटोनिक नेचर, दिस हैज सेम मोनोटोनिक नेचर as that of sin of cos x। मानते हो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो इंक्रीजिंग फंक्शन, उसको अप्लाई करने से मोनोटोनिक नेचर चेंज नहीं होता है। और साइन ऑफ cos x का मोनोटोनिक नेचर क्या है, तो cos, अब यहां पर अलग अलग इंटरवल्स में जाना पड़ेगा। 0 से π/2 की बात करो। अब देखो साइन की बात करो, साइन फंक्शन को इनपुट क्या मिल रहा है, -1 से 1, और साइन एक्स का ग्राफ अगर देखो तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, और -1 से 1 इनपुट में क्या देख रहे हो आप, -1 से 1, -1 से मतलब -π/2 से π/2 तक साइन कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग होता है। और -1 से 1 इंटरवल अगर लो तो -1 और 1 इंटरवल इसी का सबसेट है। तो जब आप इनपुट -1 से 1 रेडियन दोगे तो साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग होगी, और cos x की वैल्यू -1 से 1 ही होती है, तो साइन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन भी हटा दो। हमारा फाइनली बचा कि इसका नेचर cos x पे ही गवर्न करेगा। कहने का मतलब जैसा cos का नेचर होगा वैसा ही साइन ऑफ cos का नेचर होगा, और जैसा साइन cos का नेचर होगा वैसा ही e टू द पावर साइन cos का नेचर होगा। क्योंकि इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन कंपोज करो, इंक्रीजिंग फंक्शन कंपोज करने पर मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं होती है, और डिक्रीजिंग कंपोज करने पर रिवर्स हो जाती है। ये दो बातें दिमाग में रखना है। तो ये cos का मोनोटोनिक नेचर से बात खत्म हो जाएगी। 0 से π/2 cos क्या, डिक्रीजिंग होगा, π/2 से पाई क्या होगा, तो डिक्रीजिंग होगा।
और पाई से 2 पाई क्या होगा, तो इंक्रीजिंग होगा। कॉस को देखो, कॉस कॉस देख रहे हैं हम लोग ऐसे, तो यहां डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है और उसके बाद इंक्रीजिंग है। तो ये तुम्हारा बी पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों हो गया। एक ही लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, जल्दी बताओ। f of gx is monotonically increasing at x equal to a if fx and gx are both monotonically increasing at x equal to a। ये असर्शन है और रीजन है कंपोजिशन ऑफ टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। दो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का कंपोजिशन हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ये स्टेटमेंट है। आई होप यू एग्री, इट इज ट्रू। इंक्रीजिंग फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन से अगर कंपोज किया जाए तो ये इंक्रीजिंग होगा, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि y अगर f ऑफ gx है और f डैश भी पॉजिटिव है और g डैश भी पॉजिटिव है, मोनोटॉनिक है मतलब थ्रू आउट f डैश g डैश पॉजिटिव है, तो y प्राइम हो जाएगा f डैश gx इंटू जी डैश x। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट, एफ जी एक्स मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है एट ए अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों एक्स इक्वल टू ए पर इंक्रीजिंग हो। अब जरा बोलो क्या गिवन है, ये क्या दे रहे हैं, इफ ये वाला स्टेटमेंट गिवन है क्या, एफ डैश ए के बारे में बोला पॉजिटिव है और जी डैश ए के बारे में बोला पॉजिटिव है, ए पर दोनों इंक्रीजिंग है, तो y अगर f ऑफ जी एक्स है तो y प्राइम तुम्हारा आता है f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, और y प्राइम एट x इक्वल टू a अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा, ये आएगा f डैश g ऑफ a इंटू जी डैश ए। तो भाई जी डैश ए तो पॉजिटिव है, ये तो गिवन है, आपने बोला कि जी डैश ए तो पॉजिटिव है, अच्छी बात है, बट एफ डैश ए पॉजिटिव आप बोल रहे हो, जबकि एफ डैश जी ए यहां पर है, तो इसके बारे में कांट बी सेड। ए पर अगर डेरिवेटिव फंक्शन एफ का डेरिवेटिव ए पर पॉजिटिव है तो जी ऑफ ए पर पॉजिटिव होगा, ये कैसे आप इंश्योर कर सकते हो, तो इस वजह से हम नहीं बोल सकते, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें, क्लियर है ना, सबको बात समझ में आ रही है, कोई ट्रबल तो नहीं इसमें। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं बेटा। अब रह जाता है कल हम लोग इसका लास्ट लेक्चर टेकअप करेंगे। कल की क्लास का जो बेसिक जो डोमेन होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी इन प्रूविंग द इनइक्वालिटी एंड कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, और उसके बाद हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम और कर्वेचर ये सब पे चले जाएंगे। और पारस तुम बोल रहे थे क्वेश्चंस कुछ डाउट के लिए डिस्कस करने के लिए, आप वो क्वेश्चन जो क्वेश्चंस अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दो मुझको, ठीक है, मैं ग्रुप पे ही आंसर कर दूंगा बेटा।